प्लीज ये युद्ध रोक दीजिए। इतने शस्त्र नहीं हैं जितने इजराइल के पास हैं। इतने शस्त्र इजराइल के पास क्यों हैं? क्योंकि दुनिया का सबसे बड़ा साम्राज्यवादी देश अमेरिकी उसका सपोर्ट कर रहा है। फिलिस्तीन के लोगों की कितनी जमीन हड़पी गई है। जिस तरीके से फिलिस्तीन के लोगों को मारने के लिए आर्म्स सप्लाई अमेरिका ने इजराइल को किया है, ये पिछले 100 साल के दुनिया के इतिहास में कभी नहीं हुआ है। क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा मौतें हो रही हैं। तो अभी हम हैं जंतर मंतर पे, और जंतर मंतर पे आप ठीक मेरे पीछे जो देख रहे हैं कि ये जो विरोध प्रदर्शन चल रहा है, 7 अक्टूबर 2023 को हमास ने एक हमला किया था और उसके बाद से इजराइल जो है लगातार फिलिस्तीन पे, गज़ा पे जो है लगातार बमबारी कर रहा है। और अब ये लड़ाई जो है बेरूत तक पहुंच गई है और अभी इसमें ईरान भी जो है शामिल हो गया है। तो लगता है कि लड़ाई कहीं बढ़ते बढ़ते विश्व युद्ध न बन जाए। तो हमारे साथ यहाँ भी मजदूर आंदोलन से संबंधित श्रेया क्या कहेंगी, जो लगातार एक साल से इजराइल एक तरह से जीनोसाइड कर रहा है, क्या कहेंगी आप? देखिए, ये जेनोसाइड पहली बात है कि एक साल से नहीं चल रहा है। ये जेनोसाइड एक दशक से चल रहा है, उससे ज़्यादा समय से चल रहा है। आप गूगल कर लीजिए, सबको आजकल तो इंटरनेट यूज़ करता है, कि आज से 25-30 साल पहले पैलेस्टाइन के पास कितनी ज़मीन थी, उसके लोगों के पास कितनी ज़मीन थी, और लगातार 20-25 सालों में कितनी ज़मीन हड़पी गई है इजराइल और इजराइल के साथ जो अमरीकी सपोर्ट रहा उसके द्वारा फिलिस्तीन के लोगों की कितनी ज़मीन हड़पी गई है। ये जेनोसाइड बहुत दशकों से चल रहा है। लेकिन भारत में भी कई गुट हैं जो इजराइल को सपोर्ट करते हैं। वो कह रहे हैं कि 7 अक्टूबर को जो हमला हुआ वो आप लोग भूल जाती हैं, उसमें 1200 लोग मारे गए, महिलाओं को बंधक बनाया गया, महिलाओं के साथ बलात्कार किया गया और बच्चों को बंधक तक बनाया गया। उसके बारे में जो फिलिस्तीन के बारे में नारे लगा रहे हैं, उसके बारे में वो बात नहीं करते हैं। ज़रूर बात करनी चाहिए। सबसे पहले वो बात इस कॉन्टेक्स्ट में आएगा कि अगर कुछ लोगों को पिछले 20-25 सालों से कैद करके रखा गया है, उसकी ज़मीनें छीनी गई है, उसके ऊपर इस तरीके का शोषण किया गया है। हमारे देश में भी हमें पता था कि हमें 200 साल कॉलोनियल राज के अंडर रहना पड़ा, तो क्या हमारे लोगों ने आवाज़ नहीं उठाई थी? क्या हमारे लोगों ने एक तरीके का विद्रोह नहीं किया था? जब दशकों से कोई बाहर का राज आपको बम मारेगा, आपकी ज़मीन हड़पेगा, आपके लोगों को बोलेगा कि ये देश आपका नहीं हमारा है, तो उसके लोग तो कुछ ना कुछ तरीके से विद्रोह करेंगे ही। तो एक हिसाब से लगातार विद्रोह भी फ़लस्तीन के अलग अलग लोगों ने, संगठनों ने किया। सबका रास्ता हमेशा सही था, गलत था, वो अलग बात है। मगर पिछले 7-8 अक्टूबर जो हुआ था उसको आप पिछले उससे भी पहले 25 साल से इजराइल जो फ़लस्तीन में कर रहा है उस इतिहास के बाहर जाके देखेंगे तो आपको फिर हमारे देश में भी भगत सिंह का बम फोड़ना अंग्रेजी शासन के बाहर जाके देखना पड़ेगा। मैम, एक और बात पूछनी कि बहुत सारे जो तथाकथित राष्ट्रवादी हैं कह रहे हैं कि लेबनान में नसरुल्लाह मारे जाते हैं और मुंबई में और लखनऊ में जो है नारे लगते हैं, और कश्मीर की एक बच्ची का वीडियो वायरल होता है कि हर घर से हिजबुल्लाह निकलेगा। आखिर क्या कारण है कि नसरुल्लाह वहाँ मारे जा रहे हैं और भारत में प्रदर्शन हो रहे हैं? देखिए, इस बात में कोई संदेह नहीं है कि जिस तरीके का विद्रोह हो रहा है अलग अलग जगह पे, उसका जो रंग रूप स्वरूप अलग अलग भिन्न तरीके के हो रहे हैं। सबसे सबका मत मिल रहा है ऐसा नहीं है। मगर अभी हम यहाँ से जो बात बोलने की कोशिश कर रहे हैं कि अमरीकी सपोर्ट टू इजराइल अगर बंद होता है तो आप देखोगे दुनिया भर में बहुत सारी तब्दीली बदल जाएगी, क्योंकि अलग अलग जगह पे लोगों का एक गुस्सा है, लोगों का एक आक्रोश है जो अलग अलग प्रवृत्ति में बदल रही है। इस बारे में कोई संदेह नहीं है। मगर अभी जो सबसे बड़ा मुद्दा है कि कोई भी किसी के पास भी इतने शस्त्र नहीं हैं जितने इजराइल के पास हैं। इतने शस्त्र इजराइल के पास क्यों हैं? क्योंकि दुनिया का सबसे बड़ा साम्राज्यवादी देश अमेरिकी उसका सपोर्ट कर रहा है। तो सबसे पहले तो इसके खिलाफ अगर हम दुनिया भर में आवाज़ उठा पाए तो बहुत सारे
बाकी सवालों के जवाब आपको और हमें नहीं देने पड़ेंगे, वो वैसे ही मिल जाएंगे। अच्छा, अमेरिका अपने आप को पूरे विश्व में लोकतंत्र का सबसे बड़ा रक्षक बताता है। उसने इराक पे भी हमला किया था लोकतंत्र बचाने के लिए, दुनिया को बचाने के लिए, कि वहाँ पे केमिकल वेपन्स हैं, ये हैं, हालांकि वो वहाँ पे मिले भी नहीं। और इस तरह से वो हर जगह जो है लोकतंत्र की रक्षा करने के लिए पहुँचता है, अफगानिस्तान में पहुँचता है। लेकिन फिलिस्तीन की बात आती है तो फिर वो इजराइल के साथ खड़ा हो जाता है। क्या कहेंगे? देखिए, आपके सवाल में ही आपका जवाब था कि वो लोकतंत्र बचाने के लिए हमला करता है, कहता है कि यहाँ पे केमिकल बारूद है, और फिर वहाँ पे एक तरीके का नरसंहार अमेरिका ने भी किया लोकतंत्र बचाने के नाम पे, और फिर एक दशक नरसंहार करने के बाद बोला यहाँ पे कोई केमिकल बारूद नहीं था। तो इस तरीके का चीज़ पूरे मिडिल ईस्ट में अलग अलग जगह पे अमेरिकी शासन पिछले 30-40 साल से चला रही है। लोकतंत्र और कोई बचा रहा है या नहीं पता नहीं, अमेरिका दुनिया में ज़रूर नहीं बचा रही है, क्योंकि जिस तरीके से फिलिस्तीन के लोगों को मारने के लिए आर्म्स सप्लाई अमेरिका ने इजराइल को किया है, ये पिछले 100 साल के दुनिया के इतिहास में कभी नहीं हुआ है। और भारत सरकार की नीति जो है, एक तरफ तो वो दवाइयाँ भेजती है, लेकिन दूसरी तरफ हथियार भी भेज रही है, यूएन के शांति सेना में भी भेज रही है। क्या कहेंगे आप? इससे तो बस एक ही चीज़ समझ में आ रहा है कि आज भारत भी अमेरिकी शासन के अधीन है, क्योंकि हम अपनी मुंह खोल नहीं पा रहे। जो हमारा अभी का सरकार है वो अमेरिकी शासन के सामने अपनी मुंह खोल नहीं पा रहा है। भारत की नीति तो हमेशा से गुटनिरपेक्ष की रही है। क्या लगता है, क्या भारत गुटनिरपेक्ष सच में है या बस ये एक मुखौटा बना हुआ है? देखिए, भारत ऐतिहासिक तौर पे पैलेस्टाइन का जो हक था उसके फेवर में था, भारत के लोग उसके फेवर में थे, मगर पिछले कुछ सालों में हम देख रहे हैं पासा पलट रहा है, क्योंकि एक तरीके से हम भी अंडर प्रेशर है। हम बोलने से भारत की जनता नहीं, भारत की सरकार अंडर प्रेशर में आई है। हम भारत के इंसान होने के नाते ये बोल सकते हैं, खुद 200 साल का कॉलोनियल सब्जुगेशन हमने सहा है इस देश ने, तो दुनिया के किसी और देश में इस तरीके की साम्राज्यवादी हमले अगर होंगे तो भारत को अपना 200 साल का इतिहास याद करके उन लोगों के सामने खड़ा होना चाहिए। थैंक यू मैम। तो हमारे साथ अभी श्रेया थी जो कि मजदूर आंदोलन से संबंधित है और किस प्रकार से बता रही हैं कि लगातार जो है 1 साल से और उसके कई दशकों से जो इजराइल हमला कर रहा है, और भी यहाँ पे बहुत सारे कुछ बच्चे भी हैं। कहाँ से आए हैं आप लोग? तो मतलब आप लोग ने ये सुना है कि जो है फ़लस्तीन पे हमला है, गज़ा पे हमला है, तो उसमें बच्चे मारे जा रहे हैं, जो भी है, तो आप लोगों के मन में ये आया कि हम यहाँ आए? जी, मतलब क्योंकि हमारे जो वहाँ पे मुसलमान भाई बहन है वो भी हमारी तरह परेशान हो रहे थे, हमारा भी हक बनता है कि हम उनके लिए कुछ करें, इसीलिए। चलिए ठीक है। तो ये देखिए सिर्फ 14 साल की हैं और जिस प्रकार से ये कह रहे हैं कि वहाँ जो है बहुत सारे जो लोग मारे जा रहे हैं। मैम कहाँ से आए हो आप? यूनिवर्सिटी, दिल्ली यूनिवर्सिटी। दिल्ली यूनिवर्सिटी से। क्या कहेंगे, आज 1 साल से ज़्यादा का समय बीत गया है, जो पिछले साल जो 7 अक्टूबर को हुआ उसके बाद से ये लड़ाई कहीं ना कहीं और ज़्यादा बढ़ गई, हालांकि ये मामला दशकों से चल रहा है। देखिए, मैं ज़्यादा नहीं कहूँगी, बस इतना कहूँगी कि ये विश्व की लड़ाई चल रही है इस टाइम, तो ये इस मुद्दे को विश्व संगठन में रखना चाहिए, जो कि ये जायज़ है। और विश्व संगठन ही, मैं गुजारिश करूँगी उनसे कि वो एक ऐसा रूल बनाए कि आपसी जो मतभेद हो रहे हैं ये ना हो, क्योंकि इसमें पॉलिटिशियंस का कुछ नहीं जाता, इसमें सिर्फ वुमेन्स और चाइल्ड का जाता है, उनके साथ प्रॉब्लमेटिक हो जाता है। तो मैं गुजारिश करूँगी कि आप प्लीज़ ये युद्ध रोक दीजिए, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा मौतें हो रही हैं। अल्लाह को भी जवाब देना आगे जाके कि आप दुनिया में आके क्या कर रहे हो, क्योंकि दुनिया में तो एक अच्छे काम करने के लिए आए हैं हम लोग, मगर ये हो क्या रहा है। चलिए धन्यवाद। तो कैसे इन्होंने बताया कि दुनिया में जो युद्ध से लगातार लोग मर रहे हैं, इसका हल सिर्फ और सिर्फ युद्ध रोकना है, शांति है, बातचीत है। हथियारों के द्वारा कोई भी मसला नहीं सुलझता, लेकिन अभी जो हालात बने हुए हैं पूरे विश्व में, अगर मध्य पूर्व में आप देखें तो ईरान से लेकर लेबनान, इजराइल, फिलिस्तीन सभी जो है युद्ध के गोले पे बैठे हुए हैं और युद्ध चल रहा है, और ये युद्ध दिनों दिन लगातार बढ़ता जा रहा है। लेकिन लड़ाई से कोई भी हल नहीं निकल सकता, बातचीत ही वो रास्ता है जिससे हर मुद्दा सुलझता है। मैं रंजय कुमार, कैमरामैन आशीष के साथ, नेशनल दस्तक, धन्यवाद।
नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत ज़रूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।